नमस्ते। स्वास्थ्य सेतु के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपाली कामदार, आई एम अ कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट। मैं फेफड़ों के रोगों की निष्णात हूँ और मैं यहाँ जयदीप हॉस्पिटल नवरंगपुरा में कंसल्ट करती हूँ। आज मैं आपको बताएगी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के बारे में। अभी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कोई एक बीमारी नहीं है, इसके अंदर करीब 200 से ज़्यादा बीमारियाँ आती है जिसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ क्या है? इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ यह बीमारी है जिसमें इंटरस्टिशियम में सूजन आती है। इंटरस्टिशियम फेफड़े का वो भाग है जो छोटी छोटी सांस की नसें होती है और खून की नसें होती है, उसके बीच में जो भाग होता है फेफड़ों का, उसे हम इंटरस्टिशियम बोलते हैं। जब इंटरस्टिशियम की सूजन होती है तो उसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ बताते हैं। अभी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में क्या होता है? जब इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ की सूजन होती है या इंटरस्टिशियम में सूजन होती है तो मरीज़ को खांसी चालू होती है। काफ़ी लंबे समय तक सूखी खांसी चलती है, निरंतर चलती है और ज़्यादातर मरीज़ हमारे पास ये खांसी की वजह से आती है। जब बीमारी माइल्ड होती है तो सीढ़ियाँ चढ़ने पे या वजन या भार लेके चढ़ने पे सांस की दिक्कत चालू होती है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे सांस की दिक्कत और बढ़ती जाती है और फाइनली ऐसा स्टेज भी आता है कि मरीज को बैठे बैठे भी सांस की दिक्कत लगती है। ये प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि पेशेंट सांस लेने में और छोड़ने में उसको दिक्कत होती है, जिसकी वजह से खून में ऑक्सीजन की कमी चालू हो जाती है। अभी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के क्या कारण हो सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कोई एक बीमारी नहीं है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा बीमारियों में हो सकता है, इसलिए इसके कारण भी बहुत सारे होते हैं। जो हम कॉमनली देखते हैं वो है, जैसे आपको सबको पता है कि अब पिछले 2 साल कोरोना चला है, तो कोरोना के बाद या वायरल इन्फेक्शन के बाद काफ़ी पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम हो सकता है। ये प्रॉब्लम क्रॉनिक हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस में पाया जाता है। व्हाट इज़ क्रॉनिक हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस? इसमें जो होता है वो है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू ऑर्गेनिक डस्ट। जैसे शहर में हम देखते हैं कि हमारे घरों में ज़्यादातर कबूतर आते हैं, ये कबूतर की वजह से इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो सकता है। या गांव में जो खेती में जो डस्ट उठता है उसकी वजह से भी हो सकता है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ सांधिवा के प्रॉब्लम में, जैसे जोड़ों का दुखावा होता है तो भी हो सकता है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ काफ़ी डस्ट एक्सपोजर, इनऑर्गेनिक डस्ट एक्सपोजर या केमिकल डस्ट एक्सपोजर की वजह से हो सकता है, जो हमारे काम का वर्क प्लेस पे होता है। फिर ऐसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ भी होते हैं जिसमें कोई कारण नहीं होता है, इसको हम इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस बोलते हैं। काफ़ी बार दवाइयों की वजह से भी हो सकता है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, जैसे कि मीथोट्रिक्सेट, नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन, ये वो दवाइयाँ होती है जो अमुक बीमारियों में देनी पड़ती है। इसकी वजह से भी फेफड़ों में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के काफ़ी अलग अलग रीजंस है। अभी क्या हर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ पल्मोनरी फाइब्रोसिस होती है? क्योंकि अभी कोविड की वजह से हम पल्मोनरी फाइब्रोसिस सुनते जा रहे हैं। नहीं, हर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ पल्मोनरी फाइब्रोसिस नहीं होती है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस इज़ ओनली अ टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, ठीक है। अभी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ माइल्ड है या सीवियर है, दिस अगेन विल डिपेंड कि क्या कारण है, क्या वजह से हो रही है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। माइल्ड इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ से सीवियर और वेरी सीवियर फॉर्म तक की इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो सकती है, जिसमें जैसे कि मैंने बताया कि पेशेंट को बैठे बैठे भी सांस की दिक्कत लगती है, पेशेंट को ऑक्सीजन या NIV या बाईपैप भी यूज़ करना पड़ता है। तो अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स हो, जैसे कि लगातार खांसी चल रही है, चलने पे सांस की दिक्कत हो रही है, तो आपको डेफिनेटली पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। जब आप हमारे पास आते हो तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले आपकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि प्रॉब्लम क्या है और इसका कारण क्या हो सकता है। एक बार इसका कारण पता चले, कुछ आपकी हिस्ट्री से हमें आइडिया आए, उसके बाद टेस्ट होते हैं। टेस्ट में सबसे पहले एक एक्सरे होता है, एक्सरे के बाद एक CT स्कैन करना पड़ता है, जिससे कि पता चलता है फेफड़ों में ये तकलीफ़ कितनी है। उसके बाद एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमेट्री करनी पड़ती है। इसके अलावा ब्लड रिपोर्ट्स होते हैं, स्पेशल टाइप के ब्लड रिपोर्ट्स होते हैं, इसके लिए अलग किस्म के ब्लड रिपोर्ट्स होते हैं। और फाइनली कभी कभार तो ब्रोंकोस्कोपी यानी कि एंडोस्कोपी करके बायोप्सी भी लेनी पड़ती है। अभी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ डायग्नोस होने पे इसकी ट्रीटमेंट क्या है?
जैसे मैंने बताया कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ काफ़ी कारणों से होती है, तो बेसिक है कि जो भी अंडरलाइंग कॉज है उसे निकाल दो। जो भी अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, जो भी डस्ट एक्सपोजर, फ्यूम्स एक्सपोजर उसको हटा दो। उसके बाद हम ट्रीटमेंट में काफ़ी बार स्टीरॉइड्स की टैबलेट देते हैं, जो मरीज को करीब 6 से 12 महीने 1 साल तक लेनी पड़ती है। स्टीरॉइड जो अंदर की सूजन है वो कम करने में मदद करता है। इसके अलावा एंटीफाइब्रोटिक ड्रग्स है जैसे कि परफिनिडॉन, निंटेनाडिब, ये भी लेनी पड़ती है। कई बार साइटोटॉक्सिक ड्रग्स माना काफ़ी भारे ड्रग्स लाइक साइक्लोफॉस्फामाइड, एजाथायोप्रिन लेनी पड़ती है। इसके अलावा कभी कभी पेशेंट्स को ऑक्सीजन थेरेपी, घर पे ऑक्सीजन लेना पड़ता है। NIV या बाईपैप थेरेपी जैसे कि नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर घर पे लेना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा सीवियर तकलीफ जैसे कि पेशेंट ऑलरेडी एंड स्टेज लंग डिजीज़ पहुंच गया है तो कई बार लंग ट्रांसप्लांट भी हम एडवाइस करते हैं। इसके अलावा जो एंड स्टेज लंग डिजीज़ के पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं वो है पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन में पेशेंट्स को ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं, फिजिकल थेरेपी सिखाते हैं, जिससे कि लंग्स की कैपेसिटी थोड़ी बहुत बढ़ा सकते हैं। पेशेंट्स को हम वैक्सीनेशन एडवाइस करते हैं। वैक्सीनेशन में न्यूमोकोकल वैक्सीन एंड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। अभी ये प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, जैसे कि मैंने बोला सबसे पहले धूम्रपान बंद कर देना है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा फाइब्रोसिस हो सकता है लंग में। अदरवाइज जैसे मैंने बोला, जैसे कि वर्क प्लेस पे कोई अदर एक्सपोजर हो, केमिकल या फ्यूम एक्सपोजर, तो फिर मास्क या रेस्पिरेटर पहनना ज़रूरी है आपके वर्क प्लेस पे। और बने तब तक जैसे ही आपको सिम्टम्स महसूस हो, इट इज़ बेटर टू अप्रोच योर डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने आपको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के बारे में बताया है। यदि आप मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हो या आपका कोई कमेंट देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। थैंक यू।